नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल पर आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। आज हमारी इस खास पेशकश में हम आपको उन बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे जो साल 2025 में सुर्खियों में रही। एक तरह से कहा जाए तो साल 2025 युद्धों का साल यानी वॉर्स का साल रहा। इस साल कई युद्ध हुए, एक पुराना युद्ध खत्म भी हुआ और साल के अंत में कुछ नए युद्धों की आशंका भी खड़ी हो गई। सबसे पहले बात करते हैं यूक्रेन युद्ध की, जो साल 2022 से चल रहा है। साल 2025 में यह युद्ध अपने चौथे साल में पहुंच गया। रूस की फौज ने यूक्रेन पर कई हमले किए, जैसे मिसाइल और ड्रोन से हमले हुए। दिसंबर के अंत में रूस के प्रेसिडेंट पुतिन के घर पर एक ड्रोन हमला होने की भी खबर आई, जिसने रूस ने आरोप लगाया कि वो यूक्रेन ने किया है। यूक्रेन ने इसे झूठ कहा। इस घटना ने शांति की कोशिशों को और मुश्किल बना दिया। रूस की फौज यूक्रेन के अंदर गहराई तक ड्रोन भेजकर हमले कर रही है, जिससे यूक्रेन को और ज्यादा मदद की दरकार है। वही अमेरिका के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने शांति की बात की। यूरोप के लीडर्स ने भी शांति की बात की। कई सारी मीटिंग्स हुई। ट्रंप का पीस प्लान यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन में शामिल करने और नेटो से दूर करने की बात करता है, लेकिन रशिया अपनी फौज को और आगे बढ़ा रहा है। यूक्रेन की फौज ने जवाबी हमले किए हैं। इस युद्ध में साल 2025 तक लाखों लोग मारे जा चुके हैं। करोड़ों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। शांति की कोशिशें चली हैं। चीन और ब्राजील की तरफ से भी प्रस्ताव आए, लेकिन युद्ध नहीं रुक पाया। हालांकि अमेरिका ने यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी दी है और ट्रंप जो कोशिश कर रहे हैं वो उसका असर दिखने की उम्मीद भी है। रूस ने दिसंबर में 700 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया। यह युद्ध यूरोप की सुरक्षा को हिला रहा है और दुनिया को याद दिला रहा है कि पुराने झगड़े कितने खतरनाक हैं। अब चलते हैं मिडिल ईस्ट की ओर, जहां गाजा का युद्ध जो 2023 से चल रहा था वो 2025 में उस युद्ध में कई मोड़ आए। अक्टूबर में एक सीज फायर हुआ, वो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश से हुआ, जिससे लड़ाई रुक गई। लेकिन इजराइल ने कहा कि हमास इसका उल्लंघन कर रहा है और नवंबर दिसंबर के महीने में फिर से हमले शुरू हो गए। इजराइल की ओर से भी हमले हुए, हमास की ओर से भी हमले हुए। गाजा के लोगों का हाल बेहद बुरा है। बारिश से भरे हुए कैंप हैं, भूख और बीमारियां हैं। दूसरा सीज फायर भी हुआ, लेकिन मार्च में इजराइल के हमले से सब टूट गया। ट्रंप ने गाजा के लिए एक पीस प्लान बनाया है, जिसमें हमास को हथियार छोड़ने को कहा गया है, वरना सजा मिलेगी। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप ने बैठकर बात भी की है, हमास को चेतावनी दी है। इस युद्ध में 2025 तक करीब 71,266 से ज़्यादा फिलिस्तीनी लोग मारे गए हैं। सीज फायर के बावजूद भी लोग मर रहे हैं और लाखों लोगों के घर बर्बाद हुए। युद्ध सिर्फ गाजा तक नहीं रुका, बल्कि पूरे इलाके पर इसका असर हुआ है। इजराइल ने कई सहायता संगठनों को बंद कर दिया है। ठंड के मौसम में लोगों के लिए मुसीबत काफ़ी बढ़ रही है। ट्रंप जो प्रस्ताव लेकर आए हैं उसमें सीज फायर के 3 राउंड हैं। पहले राउंड में बंधकों की रिहाई हुई, लेकिन दूसरे राउंड पर सहमति नहीं बनी है। ये दिखाता है कि गाजा को लेकर शांति होना कितना नाजुक मसला है और छोटी गलतियां भी बड़ी तबाही ला सकती हैं। गाजा के युद्ध से ही जुड़ी एक और बड़ी घटना हुई, वो हुई इजराइल ईरान का युद्ध। जून 2025 में इजराइल ने ईरान पर हमला किया, जो 12 दिन तक युद्ध हुआ, हवाई युद्ध। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर सेंटर्स, सेना के ठिकानों और सरकारी इमारतों पर 360 से ज़्यादा हमले किए। ये युद्ध मिडिल ईस्ट के नक्शे को बदल भी सकता है। ईरान ने जवाब में इजराइल पर कई मिसाइल दागी, लेकिन इजराइल की फौज का डिफेंस काफ़ी मजबूत साबित हुआ। हालांकि कुछ मिसाइलें इजराइल में जाकर गिरी भी। अमेरिका ने भी इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि जब इजराइल के बॉम्बर्स ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह नष्ट नहीं कर सके, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकी बॉम्बर्स ने वो हमला किया। ईरान के राष्ट्रपति ने इस पूरे युद्ध को अमेरिका और इजराइल के खिलाफ घोषित किया। यह युद्ध 24 जून को खत्म हुआ, लेकिन इसमें ईरान के हथियार का कार्यक्रम काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हुआ। अब ईरान नए हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे इजराइल टेंशन में है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा न बनाए, वरना बुरा हाल होगा। ये घटना बताती है कि छोटे छोटे झगड़े या छोटी छोटी बातें जिनको लेकर अगर सहमति नहीं बन पाती, तो जब वो बड़े बन जाते हैं तो कितने बड़े युद्ध का रूप ले सकते हैं और पूरे विश्व के लिए खतरा हो सकते हैं। एशिया की बात करते हैं, दक्षिण एशिया की, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच मई 2025 में एक छोटी लेकिन बहुत खतरनाक लड़ाई हुई। यह युद्ध कश्मीर में एक आतंकवादी हमले से शुरू हुआ। पहलगांव में एक आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें कई भारतीय पर्यटक मारे गए। भारत ने पाकिस्तान पर इसका आरोप लगाया और पाकिस्तान के अंदर उन ठिकानों पर हमले किए जहां पर आतंकवादी केंद्र चलते थे। यह युद्ध सिर्फ 4 दिन तक चला। भारतीय मिसाइलों ने न सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, बल्कि पाकिस्तान के कई एयरबेसेस को भी नुकसान पहुंचा दिया। 7 से 10 मई तक यह युद्ध चला। इससे दोनों देशों के रिश्ते और ज़्यादा खराब हुए। पहलगाम में
जो हमला हुआ था वो साल 2019 में पुलवामा में हुए भारत पर आतंकवादी हमले के बाद सबसे बड़ा था। इसके बाद ही भारत ने बड़ा रिएक्शन देकर ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। पुराने विवाद कितने नाजुक होते हैं और आतंकवादी घटनाएं कितने बड़े युद्ध को अंजाम दे सकती हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर से हमें पता चला। गौर करने वाली बात यह है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर पावर्ड देश हैं। इस युद्ध में पाकिस्तान की फौज को नुकसान भले ही झेलना पड़ा, लेकिन उसका पीआर इतना जोरदार रहा अपने देश में कि उसने अपनी छवि को चमका दिया। पाकिस्तान आर्मी के चीफ असीम मुनीर फील्ड मार्शल बन गए और उनके मुल्क में जितना भी बचा कुचा लोकतंत्र था वो और ज़्यादा कमज़ोर हो गया। वहीं पाकिस्तान के अंदर भी मुश्किलें बढ़ी। अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एक स्ट्राइक की जो तालिबान के खिलाफ थी। दरअसल ये युद्ध तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के हमलों के बाद शुरू हुआ। इसमें पाकिस्तान की फौज को नुकसान पहुंचा। अफगानिस्तान के तालिबान ने इसका जवाब दिया और दोनों तरफ से खून खराबा हुआ। असल में हुआ ये कि पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी के जो लड़ाके हैं वो पाकिस्तान में हमला करते हैं और भाग जाते हैं अफगानिस्तान में, जहां तालिबान ने उनको शरण दी है। तालिबान को पाकिस्तान का बगल बच्चा माना जाता था, लेकिन इस युद्ध ने पूरे परसेप्शन को बदल दिया। दिसंबर में झगड़ा और बढ़ा जिसमें 5 से ज़्यादा लोग मारे गए। कतर और टर्की जैसे देशों ने सीज फायर कराया, लेकिन रिश्ते खराब हुए। युद्ध बताता है कि पुराना मित्र भी दुश्मन बन सकता है और सीमा के विवाद कितने खतरनाक होते हैं। 2021 में तालिबान सत्ता में आया है, उसके बाद से दोनों देशों में तनाव बढ़ा है और 2025 में ये चरम पर पहुंच गया। साउथ एशिया से आगे बढ़ते हैं साउथ ईस्ट एशिया में, जहां थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में बॉर्डर पर युद्ध हुआ। ये झगड़ा पुराने सीमा विवाद से शुरू हुआ और दिसंबर में बहुत तेजी से आगे बढ़ा। दोनों देशों की फौजों ने गोलीबारी की जिसमें लाखों लोगों को घर छोड़ना पड़ा। 27 दिसंबर को सीज फायर भी हुआ। थाईलैंड ने कंबोडिया के सैनिकों को रिहा किया। ये युद्ध 3 हफ्ते तक चला और इसने पूरे इलाके को हिला दिया। ट्रंप अमेरिकी प्रेसिडेंट ने उन्हें मीडिएशन किया, मध्यस्थता की, लेकिन ये बताता है कि छोटे देशों के झगड़े भी बड़ा नुकसान करा सकते हैं। जुलाई में ये संघर्ष शुरू हुआ था, 38 लोगों की इसमें मौत हुई थी। चीन ने भी इसमें मध्यस्थता की। अब बात करते हैं उन तनावों की जो साल 2025 में खड़े हुए और 2026 में युद्ध का रूप भी ले सकते हैं। सबसे अहम है अमेरिका और वेनेजुएला के बीच का तनाव। इस पूरे साल डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग युद्धों को रुकवाने का क्रेडिट लेते रहे, लेकिन 2025 के खत्म होते होते खुद अमेरिका एक युद्ध में फंसता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप ने अपने पड़ोसी मुल्क यानी अमेरिका के पड़ोसी मुल्क वेनेजुएला पर ड्रोन हमले किए, उनकी बोट्स को निशाना बनाया गया। दिसंबर में एक पोर्ट पर CIA का हमला हुआ। ये मादुरो सरकार जो वेनेजुएला की है उस पर दबाव डालने के लिए किया गया, जो नारकोटिक्स और बाकी गलत कामों में शामिल है, ऐसा अमेरिका आरोप लगाता है। अमेरिका ने अपनी फौजी नाकेबंदी कैरिबियन सी में कर ली है। वेनेजुएला को घेरा गया है, उसकी टैंकर्स जो तेल के हैं उनको आने जाने से रोका जा रहा है, जब्त किया जा रहा है। मादुरो ने इसको युद्ध का ऐलान कहा है। ये पूरा युद्ध अभी तक नहीं बना है, लेकिन संभावना बन रही है जिससे लैटिन अमेरिका में असुरक्षा बढ़ रही है। जानकारों ने चेतावनी दी है कि अमेरिका का हमला अस्थिरता ला सकता है। वहीं एक ऐसा युद्ध होने की आशंका बलवती हुई है जो दुनिया में विश्व युद्ध भी करा सकती है। वो है चीन और ताइवान के बीच का तनाव। चीन ने साल 2025 में ताइवान के करीब कई मिलिट्री ड्रिल्स की। जस्टिस मिशन 2025 जिसमें ताइवान को चारों तरफ से घेर कर सेनाएं भेजकर धमकाया गया। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन 2027 तक ताइवान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन 2025 में युद्ध नहीं हुआ क्योंकि चीन को नुकसान का थोड़ा डर भी है। वहीं ताइवान ने अपनी फौज को मजबूत किया है और अमेरिका ने मदद का वादा किया है। ये तनाव एशिया पैसिफिक को हिला रहा है और आने वाले सालों में बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। साल 2025 का साल युद्धों से भरा साल रहा, जिसमें लाखों लोगों की जानें गईं और करोड़ों लोग बर्बाद हुए। ग्लोबल पीस इंडेक्स के मुताबिक विश्व शांति इस साल में बहुत ज़्यादा गिरी है। ये साल हमें सिखाता है कि शांति की कोशिश करनी चाहिए, वरना छोटे झगड़े बड़े युद्ध में तब्दील हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि 2026 इससे बेहतर होगा। और अब युद्धों के अलावा इंटरनेशनल जगत में कौन सी बड़ी खबरें रहीं, ये आपको बताएंगी हमारी साथी आरजू दुबे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आरजू दुबे। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। साल 2025 दुनिया के इतिहास में एक ऐसा साल रहा जिसे सिर्फ घटनाओं के लिए नहीं बल्कि बदलती वैश्विक सोच और राजनीति के लिए भी याद किया जाएगा। इस साल युद्ध, आपदाएं, सत्ता परिवर्तन, युवाओं की आवाज, अंतरिक्ष की उड़ानें और धार्मिक नेतृत्व में बदलाव जैसे कई बड़े मोड़ देखने को मिले। अंतरराष्ट्रीय मंच पर साल 2025 ने साफ कर दिया है कि दुनिया तेजी से बदलाव के दौर से गुजर रही है।
आइए जानते हैं साल 2025 की 10 सबसे बड़ी वैश्विक खबरें। पहली बड़ी खबर अमेरिका की राजनीति से जुड़ी रही। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। वो ऐसा करने वाले इतिहास के दूसरे राष्ट्रपति बने जो एक बार सत्ता से बाहर रहने के बाद दोबारा राष्ट्रपति बने। दूसरी बड़ी खबर अंतरिक्ष से जुड़ी रही, जहां नासा ने अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और ब्रोच विल्मोर का मिशन तय समय सीमा से काफी ज्यादा लंबा हो गया था। 8 दिन के लिए गए थे अंतरिक्ष यात्री। तकनीकी खराबी के कारण कई महीनों तक ISS पर फंसे रहे। आखिरकार 18 मार्च 2025 को दोनों सुरक्षित वापस पृथ्वी पर लौटे। तीसरी बड़ी खबर 28 मार्च 2025 को आई प्राकृतिक आपदा से जुड़ी रही। म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भयानक भूकंप आया, जिसके झटके थाईलैंड तक महसूस किए गए। इस भूकंप ने पूरे दक्षिण पूर्व एशिया को हिलाकर रख दिया। म्यांमार में हजारों इमारतें गिर गईं, सड़कें टूट गईं और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा। चौथी खबर अमेरिका की आर्थिक नीति से जुड़ी रही। 2 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति ट्रंप ने मुक्ति दिवस घोषित करते हुए आयातित सामान पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। भारत, चीन और यूरोपियन संघ जैसे देशों पर इससे ज्यादा शुल्क लगाए गए। इस फैसले से वैश्विक व्यापार में हलचल मच गई और कई देशों के साथ अमेरिका के रिश्तों में तनाव बढ़ा। पांचवी बड़ी खबर कैथोलिक चर्च से जुड़ी रही। 21 अप्रैल 2025 को पोप फ्रांसिस का 88 साल की उम्र में निधन हो गया। वे चर्च में सुधारों और कट्टरता के खिलाफ अपनी बेबाक सोच के लिए जाने जाते थे। उनके निधन के बाद वेटिकन में कॉन्क्लेव हुआ और 8 मई 2025 को अमेरिकी मूल के कार्डिनल रोबर्ट को नया पोप चुना गया, जिन्होंने पोप लियो XIV नाम अपनाया। ये कैथोलिक चर्च के इतिहास में एक अहम बदलाव माना गया। छठी बड़ी खबर भारत के लिए गर्व का विषय बनी। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 14 दिन बिताए। जुलाई 2025 में उनकी सुरक्षित धरती पर वापसी तय हुई। सातवीं खबर भारत पाकिस्तान तनाव से जुड़ी रही। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान समर्थक आतंकियों के कई ठिकानों को तबाह किया गया। भारतीय सेना और वायु सेना की सटीक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान को सीज फायर की मांग करनी पड़ी। इस ऑपरेशन ने भारत की सैन्य ताकत और रणनीतिक क्षमता को दुनिया के सामने एकदम स्पष्ट कर दिया। आठवीं खबर नेपाल से सामने आई, जहां सितंबर 2025 में ओली सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया। इससे जेनजी युवाओं में जबरदस्त आक्रोश फैल गया। ये गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया बैन तक सीमित नहीं था, बल्कि भ्रष्टाचार और सत्ता पर बुजुर्ग नेताओं के कब्जे को लेकर भी था। हालात इतने बिगड़ गए कि हिंसक प्रदर्शन हुए और बाद में प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। नवी खबर अंतरिक्ष अनुसंधान में नई दौड़ की रही। साल 2025 में भारत ने चंद्रयान मिशन 5 को मंजूरी दे दी है, जिसका लक्ष्य चंद्रमा से नमूने लाकर पृथ्वी पर लौटना है। अमेरिका, जापान और जैसी निजी कंपनियों ने भी चंद्रमा पर मिशन भेजने की तैयारी कर ली है। 10वीं और आखिरी खबर साल 2025 में दुनिया में कई ज्वालामुखी फटे हैं, जिसमें इथियोपिया का हाइली गुबी और हवाई का किलाउ प्रमुख है, जो लगातार सक्रिय है। आमतौर पर हर साल 40 से 50 ज्वालामुखी सक्रिय रहते हैं और साल 2025 के मध्य तक 44 ज्वालामुखी लगातार फट रहे हैं। साल 2025 ने दुनिया को कई बड़े सबक सिखा दिए। इस साल ने दिखाया है कि सत्ता बदल सकती है, सोच बदल सकती है और आम लोगों की आवाज भी वैश्विक फैसलों को प्रभावित कर सकती है। प्राकृतिक आपदाओं से लेकर युद्ध और अंतरिक्ष तक हर मोर्चे पर दुनिया ने चुनौतियों का सामना किया। युवाओं की भागीदारी और तकनीक की ताकत सबसे बड़ा संदेश बनकर उभरी है। साल 2025 ये याद दिलाकर गया है कि भविष्य उन्हीं देशों और समाजों का है जो बदलाव को समय रहते समझें और उसके साथ खुद को ढालें। बाकी
इस साल की 10 बड़ी राजनीति से जुड़ी खबरें आपको हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा। आज कैलेंडर बदला, आज नई तारीख है, नया साल है। 2026 ने दस्तक दे दी है, लेकिन नए साल की पहली सुबह में पीछे मुड़कर देखना भी जरूरी है, क्योंकि 2025 कोई साधारण साल नहीं है। यह साल फैसलों का था, यह साल टकराव का था, यह साल देश के लिए इम्तिहान का था। सीमा पर गोलियों की गूंज थी तो संसद में सवालों की आवाज, कहीं सत्ता बदली तो कहीं सिस्टम पर उंगलियां उठी। ऑपरेशन सिंदूर ने देश को एकजुट किया। दिल्ली और बिहार के चुनावों ने राजनीति की धुरी बदली। वोट चोरी और एसआईआर पर बहस ने लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा किया। आज नए साल 2026 के पहले दिन हम आपको याद दिलाएंगे 2025 की वो घटनाएं जिन्होंने देश की सोच, सियासत और दिशा को बदल दिया। ऑपरेशन सिंदूर और राष्ट्रीय एकता। 2025 की सबसे बड़ी निर्णायक घटना ऑपरेशन सिंदूर रही। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। निर्दोष नागरिकों की हत्या ने लोगों में गुस्सा और आक्रोश भर दिया। इसके बाद भारत ने सीमा पर आतंकवादी ठिकानों पर सटीक और योजनाबद्ध हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि हुई। यह कार्रवाई सिर्फ सैन्य जवाब नहीं थी, बल्कि यह संदेश भी था कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक नीति अपनाने को तैयार है। इस ऑपरेशन के बाद देश भर में सरकार के फैसले को व्यापक समर्थन मिला और राष्ट्रीय एकजुटता साफ नजर आई। कूटनीतिक मोर्चे पर सांसदों का विदेशी दौरा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी सक्रियता दिखाई। सरकार ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों की संयुक्त टीमें बनाकर उन्हें अलग अलग देशों में भेजा। मकसद था दुनिया को यह समझाना कि भारत आतंकवाद का शिकार है और उसकी कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई है। यह कदम भारतीय राजनीति में कम ही देखने को मिलता है, जब विदेश नीति के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष एक मंच पर नजर आए। इस पहल ने भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत किया और यह दिखाया कि राष्ट्रीय हित के सवाल पर राजनीतिक मतभेद पीछे छूट सकते हैं। सीज फायर और डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर विवाद। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू हुआ। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि इस सीज फायर में उनकी भूमिका रही। भारत सरकार ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन ट्रंप के बयान ने देश के भीतर नई राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया। विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद में स्पष्ट जवाब की मांग की। सत्ता पक्ष ने इसे भारत की संप्रभुता से जुड़ा मामला बताया। यह विवाद कई दिनों तक राजनीतिक विमर्श के केंद्र में बना रहा और विदेश नीति पर सरकार की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठे। आपातकाल के 50 साल और लोकतंत्र की बहस। देश ने 2025 में आपातकाल के 50 साल पूरे होने को भी याद किया। 1975 से 1977 तक चले आपातकाल को लोकतंत्र के सबसे कठिन दौर के रूप में देखा जाता है। इस मौके पर सत्ता पक्ष ने आपातकाल को लोकतंत्र पर हमला बताया, जबकि विपक्ष ने मौजूदा हालात से तुलना करते हुए सरकार पर संस्थाओं को कमजोर करने के आरोप लगाए। प्रेस की स्वतंत्रता, नागरिक अधिकार और सत्ता के केंद्रीकरण जैसे मुद्दों पर फिर से बहस छिड़ी। इस चर्चा ने यह साफ कर दिया कि लोकतंत्र सिर्फ चुनावों में नहीं और जवाबदेही से चलता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव और सत्ता परिवर्तन। 2025 की राजनीति में दिल्ली विधानसभा चुनाव सबसे बड़ा उलटफेर दिखाया। करीब 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में पूर्ण बहुमत हासिल किया। 70 में से 48 सीटें जीतकर बीजेपी ने सत्ता पर कब्जा जमाया। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार की शुरुआत हुई। आम आदमी पार्टी के लिए यह चुनाव करारा झटका साबित हुआ। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे बड़े चेहरे चुनाव हार गए। यह नतीजा इस बात का संकेत बना कि शहरी राजनीति में भी मतदाता अब नए विकल्प तलाशने लगे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव और गठबंधन राजनीति। नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में बेहद अहम रहे। रिकॉर्ड मतदान प्रतिशत ने पहले ही संकेत दे दिया था कि जनता इस चुनाव को गंभीरता से ले रही है। नतीजों में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला और नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। विपक्षी महागठबंधन बिखरा हुआ नजर आया और राष्ट्रीय जनता दल को अपेक्षा से काफी कम सीटें मिली। इन नतीजों को 2029 के लोकसभा चुनाव की दिशा बदलने वाला माना गया। बिहार चुनाव ने यह दिखाया कि गठबंधन राजनीति में स्थिरता और नेतृत्व कितना महत्वपूर्ण है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा। 2025 की एक अप्रत्याशित घटना उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा रहा। 21 जुलाई को उन्होंने सेहत का हवाला देते हुए पद छोड़ दिया। इसके बाद लंबे समय तक उनकी सार्वजनिक गैर मौजूदगी पर सवाल उठते रहे। विपक्ष ने सरकार से पारदर्शिता की मांग की। सितंबर में सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बनने के साथ यह अध्याय औपचारिक रूप से बंद हुआ, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने सत्ता के उच्च पदों से जुड़ी जानकारी साझा करने की जरूरत पर बहस छेड़ दी। वोटर लिस्ट, एसआईआर विवाद और चुनाव आयोग। 2025 में चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर भी बड़ा विवाद खड़ा हुआ।
बिहार से शुरू हुआ विरोध धीरे धीरे कई राज्यों तक फैल गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे वोट चोरी करार दिया और सरकार के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। चुनाव आयोग ने साफ किया कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए जरूरी है। यह विवाद आने के वाले चुनावों में मतदान प्रक्रिया और चुनावी भरोसों को लेकर बड़ी बहस का संकेत बना। वक्फ संशोधन कानून और कानूनी टकराव। साल 2025 में वक्फ संशोधन अधिनियम लागू किया गया। सरकार ने इसे पारदर्शिता, महिला भागीदारी और बेहतर प्रबंधन से जोड़ा, लेकिन कुछ मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जहां कोर्ट ने कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया। यह मामला दिखाता है कि सामाजिक और धार्मिक मामलों में किए गए कानूनी बदलाव किस तरह राजनीतिक और कानूनी बहस को जन्म देता है। तो यह था 2025, एक ऐसा साल जिसने देश को सिर्फ खबरें नहीं दी बल्कि सबक भी दिए। सबक ये कि सुरक्षा पर समझौता नहीं हो सकता, सबक ये कि लोकतंत्र में सवाल जरूरी हैं, और सबक ये कि भारत अब दुनिया में अपनी शर्तों पर खड़ा है। 2025 ने दिखाया कि देश एकजुट हो तो ताकत बनता है और बंटता हुआ हो तो बहस। अब सफर 2026 का, नई उम्मीदों का, नई चुनौतियों का और नए फैसलों का। लेकिन 2025 को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि यह साल इतिहासों के पन्ने से में दर्ज हो चुका है। नए साल की यह पहली सुबह। इतना ही हम कामना करते हैं 2026 देश के लिए ज्यादा अस्थिरता और ज्यादा समृद्धि और ज्यादा भरोसे वाला साल बने। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब 2025 की देश की बड़ी योजनाएं और उनसे जुड़ी खबरों से आपको रूबरू करेंगे हमारे सहयोगी रोहन। नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा। साल 2026 के आगाज के साथ ही अब हम एक नए दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं। नया साल अपने साथ बहुत सारी नई चीजें लेकर आएगा, लेकिन 2025 को हम इतनी आसानी से नहीं भूल सकते। खासकर भारत सरकार की 2025 की उन योजनाओं को जिसके चलते हमारे जीवन में खुशहाली आई और एक आमूलचूल परिवर्तन भी आया। तो आज आपको उन्हीं योजनाओं से एक बार फिर रूबरू करवाते हैं, जो आने वाले समय में भी ये योजनाएं आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाली हैं। सबसे पहले मोदी सरकार की प्रमुख कृषि योजनाओं की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना ने 100 कम उत्पादकता वाले जिलों में तिलहन और दलहन की खेती को बढ़ावा दिया, जिसमें सिंचाई, भंडारण और कर्ज सुविधाएं शामिल हैं। दलहन आत्मनिर्भरता अभियान ने दालों की उत्पादकता बढ़ाने, मूल्य श्रृंखला मजबूत करने और नुकसान कम करने पर फोकस किया। पीएम किसान सम्मान निधि ने करोड़ों छोटे किसानों को सालाना 6,000 रुपए देकर आर्थिक बोझ हल्का किया, जिससे कर्ज और गरीबी घटी। पीएम कुसुम योजना से सौर पंपों पर सब्सिडी मिलने से बिजली खर्च कम हुआ और अनउपजाऊ जमीन पर सोलर प्लांट लगाकर अतिरिक्त आय संभव हुई। फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड ने प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा दी, जबकि राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन ने 2025 तक जैविक खेती को 6 लाख हेक्टेयर बढ़ाकर रासायनिक खाद पर निर्भरता घटाई। इनसे किसानों का आत्मविश्वास बढ़ा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। इसके अलावा मनरेगा को विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन नाम दिया गया, जो 100 की जगह 125 दिनों का रोजगार देगी। अब बात करते हैं रोजगार और स्किल से जुड़ी योजनाओं की। ये वो योजनाएं हैं जिनके जरिए युवाओं को नौकरियां, वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण देकर बेरोजगारी कम करने के प्रयास किए गए और आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ावा दिया गया। इन योजनाओं से लाखों युवाओं को पहली नौकरी पर प्रोत्साहन मिला, जिसने उनके जीवन में स्थिरता लाई। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ने 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक 3.5 करोड़ नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य रखा, जिसमें पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपए और नियोक्ताओं को प्रति कर्मचारी 3,000 रुपए मासिक सहायता दी गई। पीएम इंटर्नशिप स्कीम ने टॉप 500 कंपनियों में 12 महीने की इंटर्नशिप के साथ 5,000 रुपए मासिक स्टाइपेंड प्रदान किया। गिग वर्कर्स योजना से 1 करोड़ ऐप आधारित श्रमिकों को ई श्रम पोर्टल और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कवर मिलेगा। स्किल इंडिया मिशन के तहत डिजिटल और मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स पर फोकस बढ़ा, जिससे युवाओं को ईपीएफओ पंजीकृत नौकरियों के लिए तैयार किया गया। इन योजनाओं से युवाओं को पहली नौकरी पर तत्काल वित्तीय मदद मिलने से कर्ज का बोझ कम हुआ और आत्मविश्वास बढ़ा, जिससे ग्रामीण और शहरी प्रवास घटा है। आवास और ऊर्जा योजनाओं की बात करें तो पीएम आवास योजना 2.0 में शहरों के माध्यम से और गरीब वर्ग के लिए 1 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया। पीएम सूर्य घर योजना घरों पर सोलर पैनल लगाकर मासिक 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करेगी। स्वामी फंड 2 से 15,000 करोड़ रुपए के निवेश से 1 लाख अटके घर पूरे होंगे। अब भारत सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य और शिक्षा योजनाओं की बात कर लेते हैं। साल 2025 में मोदी सरकार की स्वास्थ्य और शिक्षा योजनाओं ने मेडिकल पहुंच, महिलाओं बच्चों के पोषण और चिकित्सा शिक्षा को मजबूत बनाकर लाखों परिवारों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाए।
इनसे इलाज का खर्च कम हुआ, विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी घटी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुईं। चिकित्सा शिक्षा विस्तार योजना के तहत 15,034 करोड़ रुपए से 10,000 से ज्यादा नई मेडिकल सीटें जोड़ी गईं, जिससे मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 808 हो गई और अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटों का लक्ष्य रखा गया है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान ने महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के लिए स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए, जिसमें मुफ्त जांच और पोषण कार्यक्रम शामिल थे। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन को 4200 करोड़ रुपए आवंटित कर 3 लाख स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिए 5 स्किल सेंटर स्थापित किए गए। साथ ही राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू हुआ। आयुष्मान भारत का विस्तार 70+ उम्र के सभी को 5 लाख रुपए का कवर देकर मध्यम वर्ग को राहत प्रदान की। मोदी सरकार की अन्य प्रमुख विकास योजनाओं की भी बात कर लेते हैं। 2025 में मोदी सरकार की अन्य प्रमुख विकास योजनाओं ने ग्रामीण, आदिवासी और शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाकर लाखों लोगों के जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाई। इनसे रोजगार, स्वास्थ्य और कनेक्टिविटी बढ़ी, जिससे गरीबी घटकर 5% से नीचे पहुंच गई। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान ने 63,000 आदिवासी गांवों में पक्के घर, सड़कें, बिजली, पानी और इंटरनेट पहुंचाया, जिससे इन क्षेत्रों में प्रवास रुका और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। 2025 में मोदी सरकार की प्रमुख सड़क योजनाओं ने ग्रामीण और राजमार्ग नेटवर्क को मजबूत बनाकर परिवहन, व्यापार और पहुंच में क्रांतिकारी बदलाव लाए। इनसे यात्रा समय घटा, दुर्घटनाएं कम हुई और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिली। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 25 साल पूरे होने पर 8,25,114 किलोमीटर सड़कों को मंजूरी दी गई, जिनमें से 7,87,520 किलोमीटर सड़कों का निर्माण दिसंबर 2025 तक पूर्ण हो चुका है। इस योजना के जरिए 70,125 करोड़ रुपए से 25,000 बस्तियों को 62,500 किलोमीटर सड़कों से जोड़ा गया है। अब आपको देश की माइनॉरिटीज की खबर मेरी सहयोगी नगमा बताएंगी। साल 2026 के आगाज के साथ ही अब हम एक नए दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं। बीते साल में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जिसने हमें झकझोर कर रख दिया। आज ईयर एंडिंग में हम उन तमाम घटनाओं पर नजर डालेंगे जिनका सीधा असर दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले वहां के अल्पसंख्यक समुदायों की जिंदगी पर पड़ा। पूरी दुनिया में अल्पसंख्यकों से जुड़ी खबरों पर हम अपनी इस रिपोर्ट में बात करेंगे। सबसे पहले बांग्लादेश हिंसा की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश में शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद से ही भारी बवाल देखने को मिल रहा है। हिंसा के दौरान बांग्लादेश में जगह जगह आगजनी हुई, मंदिरों में तोड़फोड़ की गई और अल्पसंख्यक हिंदुओं और बौद्धों को निशाना बनाया गया। इसी बवाल के बीच भीड़ ने अल्पसंख्यक हिंदू को बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। फिर लाश को पेड़ से बांधकर उसमें आग लगा दी गई। इन घटनाओं ने बांग्लादेश में कानून व्यवस्था और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बांग्लादेश से जो तस्वीरें सामने आई उसका गुस्सा भारत में भी देखने को मिला। भारत में कई जगहों पर बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाए जाने के खिलाफ प्रदर्शन हुए। अगली खबर बॉलीवुड जगत से है। हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के लिए शामिल हुई। उन्होंने महाकाल के दर्शन किए और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। बस फिर क्या था, धर्म के ठेकेदारों को ये बात नागवार गुजरी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने नुसरत के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि एक मुस्लिम महिला का मंदिर जाकर पूजा करना, जल चढ़ाना और हिंदू धार्मिक परंपराओं का पालन करना इस्लाम के खिलाफ है। मौलाना के मुताबिक इस्लाम और शरीयत ऐसे कर्मों की अनुमति नहीं देता है। उन्होंने इस कदम को धार्मिक नियमों का उल्लंघन बताते हुए इसे गंभीर मामला बताया। मौलाना ने नुसरत भरूचा को तौबा करने की सलाह भी दे डाली। भारत में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर लोकसभा में चर्चा हुई। पीएम मोदी, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, गृह मंत्री अमित शाह और असदुद्दीन ओवैसी जैसे कई बड़े दिग्गजों ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। दरअसल भारत में मुस्लिम समाज का एक तबका ऐसा है जो वंदे मातरम बोलने से इनकार करता आया है। इसे लेकर वो अपनी धार्मिक कटिबद्धता का हवाला देता है। इस बीच मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े संगठनों ने वंदे मातरम को लेकर अपना अपना पक्ष रखा। मामला कई दिनों तक सुर्खियों में बना रहा। साल 2025 में अल्पसंख्यकों से जुड़ा एक बिल भारतीय संसद में भी पेश हुआ। बजट सत्र के दौरान सदन में पेश हुए इस बिल का नाम था वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। इस बिल के पेश होने से लेकर इसके संसद में पास होने तक
देश के कई हिस्सों में इसका विरोध किया गया। दोनों सदनों में बहुमत से पास होने के बाद राष्ट्रपति ने भी इसको मंजूरी दे दी। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस BR गवई 20 मई 2025 को व्यापक सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। फिर 15 सितंबर को इस पर फैसला सुनाया। याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसे जीत बताया। साल 2025 में अल्पसंख्यकों से जुड़ा एक और बड़ा फैसला हुआ। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने साल 2016 में आए मदरसा संशोधन बिल को वापस ले लिया। दरअसल साल 2016 में तत्कालीन सपा सरकार द्वारा ये बिल लाया गया था। ये बिल मदरसा शिक्षकों और कर्मचारियों को असीमित कानूनी सुरक्षा देता था। इस बिल के अनुसार मदरसा शिक्षकों को जांच और कानूनी कार्रवाई से बचाने और वेतन भुगतान में देरी पर अधिकारियों पर कार्रवाई के प्रावधानों के कारण संवैधानिक रूप से गलत माना गया था। दिसंबर 2025 में यूपी की योगी सरकार ने इस बिल को रद्द कर दिया। अब अल्पसंख्यक मामलों से जुड़ी खबरों के बाद देश और दुनिया में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, इसकी जानकारी आपको आगे राधिका देंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ राधिका जियाल। भारत बदल रहा है और यह बदलाव सिर्फ दिख नहीं रहा, इतिहास बन रहा है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना, AI और सेमीकंडक्टर में ग्लोबल लीडर बनना, वंदे भारत स्लीपर जैसी हाईटेक ट्रेन, चिन्नाब ब्रिज से कश्मीर का कन्याकुमारी से जुड़ना और समुद्र के ऊपर बना पहला वर्टिकल लिफ्ट पन्ना ब्रिज भारत की नई पहचान है। मेट्रो से लेकर रेलवे सुरक्षा कवच 4.0 तक, हवाई अड्डों से लेकर ग्रामीण रोजगार तक, भारत हर मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है। इस वीडियो में जानिए 2025 की वो बड़ी उपलब्धियां जिन्होंने भारत को सुपर पावर की राह पर तेजी से दौड़ा दिया है। पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून 2025 को चिन्नाब ब्रिज का उद्घाटन किया, जिससे कश्मीर घाटी पहली बार कन्याकुमारी से सीधे रेल मार्ग से जुड़ गई। आपको बता दें, ये पुल दिल्ली के कुतुब मीनार और पेरिस के आईफिल टावर से भी ऊंचा है। दूसरी खबर, नया पन्ना ब्रिज। भारत का यह पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है, जिसका बीच का हिस्सा जहाज़ों के लिए गुजरने के लिए अपने आप ही ऊपर उठ जाता है। समुद्र के ऊपर बना यह लंबा पुल रामेश्वर द्वीप को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ता है। तीसरी खबर, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया है। जापान को पीछे छोड़कर 4.18 ट्रिलियन की GDP के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया है। चौथी खबर, डिजिटल और सेमीकंडक्टर हब। भारत अब ग्लोबल आउटसोर्सिंग और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बन गया है। AI और क्लाउड कंप्यूटिंग क्षेत्रों में भारत की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। पांचवी खबर, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की शुरुआत। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन शुरू हो गया है। ये भारत के विमानन क्षेत्र में एक आधुनिक और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है। छठी खबर, मिजोरम राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ा 2025 वह ऐतिहासिक साल है जब मिजोरम पहली बार भारत के राष्ट्रीय ब्रॉडगेज रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया है। यह उत्तर पूर्व भारत की कनेक्टिविटी के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है। सातवीं खबर, जल जीवन मिशन की सफलता। फरवरी 2025 तक ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल का कवरेज 79.74% तक पहुंच गया है। अब 15.44 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। आठवीं खबर, कवच 4.0 रेल सुरक्षा में बड़ी क्रांति। भारतीय रेलवे ने स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0 का सफल विस्तार किया है। गुजरात के अहमदाबाद सेक्शन में इसकी शुरुआत के साथ अब ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने में बड़ी मदद मिलेगी। नवी खबर, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार। मनरेगा का नाम बदलकर अब विकसित भारत गारंटी कर दिया गया है। इसके तहत अब ग्रामीण परिवार को 100 की जगह 125 दिन का गारंटीकृत रोजगार दिया गया। 10वीं खबर, दिसंबर 2025 में भोपाल मेट्रो शुरू होते ही भोपाल इंदौर
दोनों शहरों में मेट्रो सेवा पूरी तरह चालू हो गई है। वहीं 6 अक्टूबर 2025 को पटना के मेट्रो के उद्घाटन के साथ ही बिहार का मेट्रो का सपना भी साकार हो गया है। साल 2025 भारतीय स्पोर्ट्स के लिए एक ऐतिहासिक साल रहा है। क्रिकेट में ट्रॉफीज की बौछार हुई, एथलेटिक्स में भी रिकॉर्ड टूटे, चेस और हॉकी में भी भारत ने नई ऊंचाई छुई। लेकिन इस साल कुछ दुखद पल भी थे। आज हम आपको लेके चलते हैं साल 2025 के वो टॉप 10 ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स मोमेंट पर, जो घटनाएं कहीं ना कहीं पूरे साल सोशल मीडिया पर और स्टेडियम में भी चर्चा का विषय बनी रही। चलिए शुरू करते हैं और आपको एक एक करके बताते हैं कि वो कौन से ऐसे पल थे जिसने 2025 में लोगों को खुशी भी दी और थोड़ा बहुत गम भी हुआ। नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका न्यूज़ नेशन और रन स्कोर पर। मैं हूं आपके साथ आयुष। और चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करें तो ये जीत जो हमारे लिए थी 2023 वर्ल्ड कप हार की मरहम की तरह थी और साल की शुरुआती धमाकेदार तौर पे हुई थी। सबसे पहले इसकी बात करना चाहूंगा, मार्च में भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीती थी। दुबई में फाइनल था ये। न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर रोहित शर्मा की टीम ने तीसरी बार ट्रॉफी उठाई थी और अनडिफीटेड रहकर भारत ने पहली बार इस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी पे कब्जा किया था। वहीं बता दें आपको कि रोहित शर्मा के लिए ये दूसरा टाइटल था बतौर आईसीसी या फिर भारतीय कप्तान के तौर पर। उसके बाद इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट हाईलाइट पे चलते हैं, जहां पे आरसीबी ने अपना पहला आईपीएल ट्रॉफी जीता। जून 2025 सबके लिए, जितने भी आरसीबी फैंस हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा साल रहा है ये, क्योंकि पंजाब किंग्स को फाइनल में हराकर 18 साल का इंतजार खत्म किया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। विराट की टीम ने पहली बार टाइटल जीती। वो खुशी के पल जो थे वो ऐसे थे कि कोई भी बयान नहीं कर सकता था। पर उसके बाद भी जो हुआ आपको याद ही है, जो ट्रॉफी टूर हुई उसके बाद से जिस तरीके की कई सारी घटना सामने आई, वो कहीं ना कहीं इस पूरी जीत पर थोड़ा बहुत एक नेगेटिव शैडो में लेके आ गया इस पूरी जीत को। आगे चलते हुए अगर इसी आईपीएल की बात करें तो इस आईपीएल में एक बहुत बड़ा टैलेंट था जो कि उभर कर सामने आया, 14 साल का वैभव सूर्यवंशी। ये सबसे बड़ा टैलेंट कहा जा सकता है इस साल का, क्योंकि आईपीएल में आरआर के लिए इसने डेब्यू किया। सबसे कम उम्र में इसने टी20 में सेंचुरी मारी, लिस्ट ए में कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए। और अगर बात करें इस साल की तो ये बिहार का लड़का चारों तरफ धूम मचा रहा है। आप चाहे लिस्ट ए क्रिकेट की बात कर ले, डोमेस्टिक की बात कर ले, या फिर आप क्रिकेट के किसी भी पहलू में बात कर ले, किसी भी कंट्री में बात कर लें। इसके बाद आगे चलते हैं और आपको बताते हैं इस साल क्रिकेट की और एक बड़ी हाईलाइट, तो वो थी साउथ अफ्रीका को लेकर, जहां उन्होंने टेस्ट में किसे हराया भाई, ऑस्ट्रेलिया को हराया। और कहां हराया, लॉर्ड्स में। एक पोएटिक जस्टिस थी कि 27 साल बाद जो ट्रॉफी उठाई है आपकी साउथ अफ्रीकन टीम ने, वो किसी आश्चर्य से कम नहीं थी। लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत बड़ी बात थी। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़े तो हम बात करेंगे सितंबर में भारत के एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में ये एशिया कप खेला गया था और फाइनल में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, हर किसी की नज़र इस पे थी और पाकिस्तान को स्वैग से हराकर 9वीं बार एशिया कप का जो ट्रॉफी था उस पर जीत हासिल की थी टीम इंडिया ने। लेकिन उसके बाद जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी हुई, जो कंट्रोवर्सी हुई, उसने भी काफ़ी सारी सुर्खियां बटोरी। इसी के बाद हम आगे चलते हैं और आपसे बात करते हैं एक और बड़े हाईलाइट की, तो राजगीर बिहार में हॉकी का एशिया कप हुआ। हरमनप्रीत सिंह और उनकी टीम ने कोरिया को 4-1 से हराकर 8 साल बाद ट्रॉफी हासिल की और 2026 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। आगे चलते हुए अगर हम बात करें इस साल के एक बहुत बड़े झटके की, तो वो थी रोहित शर्मा के रूप में। आपको याद होगा रोहित शर्मा वो कप्तान जिसने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, पर उसके बाद क्या होता है, आईपीएल के दौरान ही वो कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेते हैं और फिर ओडीआई में जिस तरीके से वो खुद हटते हैं या उन्हें हटाया जाता है, इस चीज़ को लेकर लगातार बातें चली थी। बहुत ज़्यादा शॉकिंग था और ये चारों तरफ हेडलाइन बन के घूम रहा था। और आप ये देखिए कि चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर अगर कोई कप्तानी से हटाया जाए तो कितनी बड़ी चीज़ होती है ना। पर फिर उसके बाद आपको रोहित शर्मा का हिटमैन वाला भी अंदाज देखने को मिला। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं इस साल के सबसे बड़े मोमेंट के बारे में, जो कि क्रिकेट से रिलेटेड था। इससे बड़ा मोमेंट इस साल हुआ ही नहीं। भारत में महिला विमेंस टीम ने ओडीआई वर्ल्ड कप उठाया। नवंबर का वो महीना, हरमनप्रीत कौर की टीम फाइनल में साउथ अफ्रीका सामने थी और 52 रनों से उन्हें हराया और ट्रॉफी जीती। शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, ये सारी स्टार्स रहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए। तो ये गोल्डन मोमेंट था और साथ ही में पूरे भारत के लिए इससे बड़ा मोमेंट मुझे नहीं लग रहा है कि साल 2025 में कुछ था भी। इसी के साथ अगर हम आगे चले और बात करें चेस के बारे में, तो चेस में भी इतिहास रच दिया 19 साल की दिव्या देशमुख ने, जिसने फिडे महिला वर्ल्ड कप में जीत हासिल की। फाइनल में कोनेरू हम्पी को ट्राईबैक में हराया, पहली भारतीय महिला चैंपियन बनी और ग्रैंड मास्टर का टाइटल भी अपने नाम पे हासिल किया। और आखिरी अगर हम अपने बड़े स्पोर्ट्स हाईलाइट पे जाएं इस साल के, तो वो एथलेटिक्स से आ रहा है अपने गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के, जिन्होंने मई में ही दोहा डायमंड लीग
सीरीज में पहली बार 90 मीटर का थ्रो क्रॉस किया था। अब आप पूछेंगे कि इतना ज़्यादा बड़ा क्यों है, क्योंकि ओलंपिक में गोल्ड जीते हुए प्लेयर ने अभी तक अपनी लाइफ में सब कुछ जीतने के बावजूद 90 मीटर का जो थ्रो था उसे पार नहीं किया था, और ये एक बहुत बड़ी उनके लिए मेंटल बैरियर भी थी कि वो बार बार कहते थे कि मुझे 90 मीटर का थ्रो क्रॉस करना है, और इस बार उन्होंने वो क्रॉस करके दिखाया। स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पे स्मृति मानधना को, जिन्होंने 10,000 रन कंप्लीट किए विमेंस क्रिकेट में ऐसा करने वाली, वो भारत की तरफ से दूसरी और ओवरऑल इन दी वर्ल्ड में चौथी खिलाड़ी बनी। तो ये थे बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स जो शायद 2025 में अगर आप गो थ्रू करेंगे तो आपको बार बार ये मोमेंट्स याद दिलाते रहेंगे कि स्पोर्ट सिर्फ एक गेम नहीं होता, ये जज्बा होता है। और नए साल में हम यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सफलता है हमारी टीम को, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द स्पोर्ट, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, चेस हो, एथलेटिक्स हो, किसमें भी वो भारत के हाथ में है। तो ये थी स्पोर्ट्स की बातें। अब एंटरटेनमेंट से जुड़ी सारी बड़ी खबरें साल 2025 की आपके साथ शेयर करने जा रही हैं सोनाली। साल 2025 बॉलीवुड के लिए सिर्फ बिग फिल्म्स का ही नहीं, बिग कंट्रोवर्सीज का भी रहा। चलिए एक नजर डालते हैं 2025 की मोस्ट टॉक्ड अबाउट एंटरटेनमेंट खबरों पर कि आखिर इस साल क्या क्या हुआ। सैफ अली खान अटैक केस 2025 की शुरुआत ही एक शॉकिंग इंसिडेंट से हुई। 16 जनवरी को सैफ अली खान के घर पर अटैक हुआ और सैफ पर हमला किया गया। बाद में अटैकर अरेस्ट हुआ और सैफ ने इसे अपनी लाइफ का मोस्ट टेरिफाइंग एक्सपीरियंस बताया। दूसरे नंबर पर है समय राणा इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी। स्टैंड अप कॉमेडियन समय राणा का यूट्यूब शो इंडियाज गॉट लेटेंट फरवरी में कंट्रोवर्सी में आ गया। दरअसल एक एपिसोड में रणवीर अलाहाबादिया के ऑब्जेक्शनल कमेंट्स पर आउटरीच हुआ। समय रणवीर और अपूर्व मुखीजा पर केसेस फाइल हुए, कोर्ट ने भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए। इस कंट्रोवर्सी के बाद समय के शोज और टूर कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन हो गए। अब करते हैं हेरा फेरी 3 और परेश रावल की बात। मई के महीने में फैंस को बड़ा झटका लगा जब ये पता चला कि परेश रावल ने हेरा फेरी 3 छोड़ दी है। अक्षय कुमार ने प्रोड्यूसर के तौर पर फिर लीगल नोटिस भिजवाई और 25 करोड़ का क्लेम हुआ, लेकिन एंड में सब कुछ रिजॉल्व हो गया और परेश रावल वापस फिल्म का हिस्सा बन गए। रणवीर सिंह एंड कांतारा कंट्रोवर्सी। इफ्फी 2025 के क्लोजिंग सेरेमनी में रणवीर सिंह का कांतारा का कैरेक्टर दैव्य का एक्ट रेप्लिकेट किया। इससे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होने का इशू उठा और रणवीर को हेवी ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा। हालांकि फिर बाद में रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इसके लिए माफी भी मांगी। वहीं 2025 ईयर ऑफ पावरफुल विलन्स, ये कहना भी गलत नहीं होगा। इस साल फिल्म्स में हीरो से ज्यादा विलन्स छाए रहे। बात चाहे हम फिर धुरंधर की करें, रेड 2 की करें या छावा और जाट की करें, इन फिल्मों के जो नेगेटिव कैरेक्टर्स थे उन्होंने सबका दिल जीता। अक्षय खन्ना, संजय दत्त, रणदीप हुड्डा जैसे एक्टर्स ने विलन्स का रोल निभाकर इसे एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है। वहीं साल 2025 बॉलीवुड के लिए काफी गम भरा भी रहा, जब इंडस्ट्री ने अपने कई चमकते सितारों को हमेशा के लिए खो दिया। 24 नवंबर, ये दिन इंडस्ट्री के लिए एक काला दिन जैसा साबित होता है। दरअसल इस दिन 89 साल की उम्र में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वहीं कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला का भी 27 जून को अचानक से निधन हुआ, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रहा। क्लासिक सिनेमा की पहचान झनक झनक पायल बाजे एक्ट्रेस संध्या ने भी 4 अक्टूबर को इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। वहीं शोले के मशहूर जेलर अर्चरानी का भी 20 अक्टूबर को निधन हो गया। भारत कुमार यानी कि मनोज कुमार ने 4 अप्रैल को इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। वहीं फिल्म्स और टीवी के पॉपुलर फेस मुकुल देव का भी इसी साल 23 मई को निधन हो गया। वहीं ये जो है जिंदगी फेम सतीश शाह ने भी 25 अक्टूबर को इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। खैर साल 2025 इंडियन सिनेमा के लिए बेहद शानदार भी साबित हुआ। इस साल कुछ ऐसी फिल्में रिलीज हुई जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर छप्पड़ फाड़ कमाई की। सबसे पहले बात करते हैं धुरंधर की, उसके बाद छावा और सैयारा की। इन टाइटल्स ने तो बॉक्स ऑफिस को लिटरली धुआं कर दिया। सिर्फ 2025 करोड़ के बजट में बनी धुरंधर ने तो बॉक्स ऑफिस का पूरा सिस्टम ही हिलाकर रख दिया है। जी आपको बता दें कि फिल्म ने अभी तक 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है और अभी भी इसकी कमाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। सो गाइस 2025 बॉलीवुड के लिए ब्लॉकबस्टर्स, बैकलैश और बोल्ड परफॉर्मेंस का साल रहा। ये तो रहा एंटरटेनमेंट का ईयर एंडर, लेकिन अब नजर डालते हैं ऑटो टेक की दुनिया पर। साल 2025 में गाड़ियों और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में कौन से इनोवेशंस छाए रहे, कौन से लॉन्चेस बने हेडलाइंस और कौन से ट्रेंड्स ने फ्यूचर का रोड मैप तय किया। तो चलिए करते हैं ऑटो और टेक का ईयर एंडर।
ईयर 2025 इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग रहा है, क्योंकि इस साल हमने देखे कई सारे बड़े कार और बाइक लॉन्चेस। यहाँ पे हमने देखा मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से आने वाले कई सारे आइस मॉडल्स एज वेल एज ईवी मॉडल्स, एज वेल एज हमने बाइक और स्कूटर लॉन्चेस भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्टिंग देखे। साथ ही साथ यहाँ पे इंडियन होम ग्रोन मैन्युफैक्चरर्स ने भी लॉन्च करे काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट एंड दे आर टेकिंग ओवर द इंटरनेशनल कंपनीज बाय लॉन्चिंग देयर न्यू मॉडल्स। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा आपको इस साल के टॉप 5 कार एंड बाइक लॉन्चेस। पहला प्रोडक्ट है टीवीएस का एंटॉर्क 150 जो कि सितंबर को लॉन्च करा गया था और ये है एल्डर सिबलिंग ऑफ एंटॉर्क 125। यहाँ पे आपको स्पोर्टी लुक्स मिलते हैं, मॉडर्न ग्राफिक्स मिलते हैं, एडवांस फीचर्स मिलते हैं और मिलता है अनबीटेबल परफॉर्मेंस। प्राइस है इसका 1.19 लाख एक्स शोरूम। मूव करें हम अपने सेकंड प्रोडक्ट की तरफ, तो वो है टीवीएस की अपाचे RTX जो कि अक्टूबर में इस साल लॉन्च करी गई थी और टीवीएस ने इस मोटरसाइकिल के साथ एंटर करा एडवेंचर मोटरसाइकिल सेगमेंट और इसका प्राइस है 1.99 लाख एक्स शोरूम। अपने सेगमेंट में ये डायरेक्टली कंपीट करती है KTM की 250 एडवेंचर, YZD एडवेंचर एंड रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 440 से। ये मोटरसाइकिल पार लेती है एक 299 सीसी के लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन से जो कि 35.5 bhp का पार बनाता है, 28.5 Nm का टॉर्क बनाता है और इधर आपको एक 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है विद बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर। साथ ही साथ मूव करें तीसरे प्रोडक्ट की तरफ, तो वो है यामाहा की XSR 155। यामाहा ने इंट्रोड्यूस करी इस साल अपनी नियो रेट्रो 155 सीसी मोटरसाइकिल फॉर एंथुसियास्ट एट रुपीज 1.49 लाख। इधर आपको एक 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक इंजन मिलता है जो प्रोड्यूस करता है 18.4 bhp का पावर एंड 14.2 Nm का टॉर्क और ये डायरेक्टली कंपीट करता है रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 और टीवीएस की रॉनिन से। फोर्थ मोटरसाइकिल है हमारे इस लिस्ट में होंडा की CB125 हॉर्नेट। होंडा ने इस साल इंट्रोड्यूस करी अपनी स्पोर्टी 125 सीसी मोटरसाइकिल टू रब शोल्डर्स अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ हीरो एक्सट्रीम 125R एंड टीवीएस रेडर 125। ये मोटरसाइकिल पार लेते एक 123.94 सीसी के 4 स्ट्रोक इंजन से जो प्रोड्यूस करता है 11 bhp का पावर एंड 11.2 Nm का टॉर्क। ये मोटरसाइकिल 0 to 100 5.4 सेकंड्स में चली जाती है और इसका प्राइस है 1.12 लाख। मूव करें अपने लिस्ट की लास्ट मोटरसाइकिल की तरफ जो कि अर्ली दिस ईयर लॉन्च हुई थी, वो थी एप्रिलिया की 2ono 457 which is basically a naked version of the RS 457। इसके अंदर आपको कई सारे फीचर्स मिलते हैं जैसे कि प्रीलोड एडजस्टेबल अपसाइड डाउन फ्रंट फोक, रियर मोनोशॉक, डिस्क ब्रेक्स ऑन बोथ द एंड्स एंड इट गेट्स 17 इंच अलॉय व्हील्स। यहाँ पे अगर इंजन की बात कर ले, यहाँ पे आपको एक 457 सीसी का लिक्विड कूल ट्विन सिलेंडर इंजन मिलता है जो कि 46.6 bhp का पावर बनाता है एंड 43.5 Nm का टॉर्क बनाता है। अब बात करें अगर हम कार्स की लिस्ट की तरफ, तो हम बात करेंगे अपने सबसे पहले और इस साल के वन ऑफ द बिगेस्ट लॉन्चेस की जो थी टाटा की सिएरा और दिस कार वाज वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड लॉन्चेस ऑफ दिस ईयर बिकॉज टाटा रीइंट्रोड्यूस द लेजेंडरी नेम बैज। इस गाड़ी के अंदर आपको मिले मॉडर्नाइज्ड लुक्स, एडवांस टेक्स अलोंग विद OG Sierra Silhouette। प्राइस है इस गाड़ी का स्टार्टिंग 11.49 लाख एक्स शोरूम एंड गोस ऑल द वे अप टू 21.29 लाख। यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट इंजन ऑप्शंस भी देखने को मिलते हैं जो है एक 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन और एक 1.5 लीटर का डीजल इंजन कपल टू ऑटोमेटिक एंड मैनुअल ट्रांसमिशन चॉइसेस। मूव करें अपनी दूसरी लिस्ट की तीसरी कार की तरफ, तो वो है मारुति की विक्टोरियस जिसने इस साल सितंबर में डेब्यू करा था और इसका प्राइस है 10.49 लाख से लेके 19.99 लाख एक्स शोरूम के बीच में। इधर आपको इस गाड़ी के 21 डिफरेंट वेरिएंट्स मिल जाते हैं इंक्लूडिंग माइल्ड हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एंड CNG ऑप्शन। इसके अंदर आपको एक 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है पेयर्ड विद माइल्ड एंड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम्स ऑफरिंग गुड फ्यूल एफिशिएंसी एंड स्मूथ डेली परफॉर्मेंस। मूव करें अपने लिस्ट की फोर्थ कार की तरफ, तो वो बनी है एंथुसियास्ट के लिए। द स्कोडा ऑक्टेविया RS रिटर्न टू इंडिया विद अ लिमिटेड लॉन्च इन अक्टूबर 2025। ये गाड़ी बस 100 यूनिट्स तक लिमिटेड थी और इसके सारे यूनिट्स इंपोर्ट करे गए थे। प्राइस है इसका 49.99 लाख एक्स शोरूम। द परफॉर्मेंस सेडान इज पावर्ड बाय अ 2 लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 261 bhp का पावर बनाता है और 370 Nm का टॉर्क बनाता है कपल टू ए 7 स्पीड DSG गियर बॉक्स। दिस कार कैन स्प्रिंट फ्रॉम 0 to 100 kmph in just 6.4 seconds and can go to a top speed of 250 kmph। इधर आपको एक स्पोर्टी डिजाइन मिलता है, लार्ज इंफोटेनमेंट
इंफोटेनमेंट यूनिट मिलता है, वर्चुअल कॉकपिट मिलती है, ADAS मिलता है और कई सारे प्रीमियम इंटीरियर टचेस मिलते हैं। मूव करें हम अपनी लिस्ट की लास्ट कार की तरफ, तो वो है टेस्ला की मॉडल Y। आफ्टर अ लॉन्ग एंटिसिपेशन, टेस्ला डिसाइडेड टू ऑफिशियली बिगिन इट्स इंडिया जर्नी विद द मॉडल Y। मॉडल Y इंडिया में मिड 2025 में लॉन्च करी गई एज अ कंप्लीट बिल्ड यूनिट और इसका प्राइस था 69.47 लाख से लेके 78.75 लाख एक्स शोरूम के बीच में। दिस कार डिराइव्स पावर फ्रॉम ए 82 किलोवाट आवर बैटरी पैक जो कि आपको 622 किलोमीटर्स की क्लेम्ड रेंज ऑफर करता है। एंड दिस कार कैन स्प्रिंट फ्रॉम 0 to 100 kmph इन 5.6 सेकंड विद द रियर व्हील ड्राइव वर्जन। तो ये थे वो 5 अमेजिंग कार्स और 5 अमेजिंग बाइक्स जो कि इस साल इंडियन मार्केट में लॉन्च करे गए। इनमें से आपको कौन सा पसंद है वो आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। और अब 2025 में जितने भी बड़े रिलीजियस इवेंट्स हुए हैं उनकी डिटेल्स आपके साथ हमारी एंकर अदिति शाह शेयर करेंगी। नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। साल 2025 धर्म और आस्था के लिहाज से बेहद खास रहा। इस वर्ष यहाँ एक और करोड़ों श्रद्धालुओं ने महाकुंभ, चार धाम और प्रमुख मंदिरों में अपनी आस्था प्रकट की। वहीं दूसरी ओर कई अप्रत्याशित घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं और खगोलीय घटनाओं ने भी धार्मिक चर्चाओं को केंद्र में रखा। देश भर में धार्मिक आयोजनों की भव्यता, श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भीड़ और कुछ दुखद हादसों ने साल 2025 को अहम बना दिया। आइए जानते हैं साल 2025 की 10 प्रमुख धार्मिक घटनाएं। सबसे पहला है आस्था और परंपरा का संगम, महाकुंभ मेला 2025। प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 जनवरी 2025 तक आयोजित महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन साबित हुआ। 45 दिनों तक चले इस महापर्व में करीब 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया। शाही स्नान, गंगा आरती और अखाड़ों की पेशवाई ने इस आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। दूसरा है उड़ीसा की भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा। पुरी में 27 जून से 5 जुलाई तक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ खींचने के लिए करीब 15 लाख श्रद्धालु पहुंचे। ये यात्रा मोक्ष प्राप्ति की मान्यता के कारण विशेष महत्व रखती है। तीसरा है वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन त्रासदी। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन की घटनाओं ने श्रद्धालुओं को झकझोर दिया। प्राकृतिक आपदा के कारण यात्रा कुछ समय के लिए रोक दी गई थी और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हुए। अर्धकुंवारी के पास भूस्खलन में 13 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई घायल हुए। एनडीआरएफ और प्रशासन ने राहत बचाव कार्य चलाया। चौथा है 5 जुलाई को दुनिया खत्म होने की चेतावनी। 2025 में सोशल मीडिया पर यह दावा तेजी से फैला कि 5 जुलाई 2025 को दुनिया खत्म हो जाएगी। जापान जो है वो दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। इस दावे को लेकर बाबा वेंगा के साथ साथ जापानी मंगा आर्टिस्ट रियो तात्सुकी का नाम भी चर्चा में रहा। कहा गया कि रियो तात्सुकी की मशहूर किताब द फ्यूचर आई सॉ में इस तरह के संकेत दिए गए। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दुनिया अभी भी सुरक्षित है, आप और हम सभी जिंदा हैं। पांचवा है महाकालेश्वर मंदिर में भांग श्रृंगार की अनोखी घटना। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में शिवलिंग पर भांग से बने मुखौटे का आरती से पहले टूट जाना श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय रहा। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद होकर वायरल हुई। छठा है काशी विश्वनाथ मंदिर पर शुभ उल्लू की घटना। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के गुंबद पर 3 दिनों तक उल्लू के बैठने की घटना ने धार्मिक चर्चाओं को जन्म दिया। इसे कई लोगों ने शुभ संकेत माना। कहते हैं कि उल्लू जो है वो माँ लक्ष्मी का वाहन है और सफेद उल्लू दिखा था जिसे कि शुभ माना गया। सातवां है साल 2025 के सूर्य और चंद्र ग्रहण। 29 मार्च और 21 सितंबर को लगे आंशिक सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दिए। इस कारण सूतक काल मान्य नहीं रहा और धार्मिक गतिविधियां सामान्य रही। इसके अलावा 14 मार्च का पूर्ण चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दिया, जबकि 7 सितंबर को लगा पूर्ण चंद्र ग्रहण भारत में साफ तौर से देखा गया। पितृपक्ष से पहले पड़े इस ग्रहण को लेकर धार्मिक नियमों का पालन भी किया गया। 8वां है चार धाम यात्रा ने बनाया नया रिकॉर्ड। प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद चार धाम यात्रा 2025 ने रिकॉर्ड बनाया। 51 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चार धाम और हेमकुंड साहिब के दर्शन किए, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या रही। 9वां है राम मंदिर का
ऐतिहासिक ध्वजारोहण 25 नवंबर 2025 को अयोध्या स्थित राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक समारोह में भाग लिया। केसरिया रंग की ये ध्वजा भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का प्रतीक बनी। 10वां और आखिरी है मथुरा वृंदावन में भीड़ को लेकर सख्त एडवाइजरी। साल 2025 में जन्माष्टमी और नए साल के मौके पर मथुरा वृंदावन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर सहित कई प्रमुख मंदिरों में प्रशासन को विशेष एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। श्रद्धालुओं से सीमित संख्या में आने, बैग न लाने और बुजुर्गों व बीमार लोगों को भीड़ से दूर रहने की अपील की गई। ये घटना बताती है कि आस्था के साथ साथ भीड़ प्रबंधन भी बड़ी चुनौती बनकर सामने आया। कुल मिलाकर साल 2025 धार्मिक आस्था, भव्य आयोजनों, खगोलीय घटनाओं और चुनौतियों से भरा रहा, जिसने श्रद्धालुओं के विश्वास और परंपराओं को और मजबूत किया। साल 2026 में हम पहुंचने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि ये साल आपके लिए अच्छा रहे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।